प्यारे छात्रों साथियों नमस्कार। मेरा नाम नीरज कुमार है। आज हम लोग कक्षा 10 के गणित वास्तविक संख्याओं को क्या करेंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023-24 के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है उसको क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पहले अध्याय में कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड के लिए, उन सभी को क्या करेंगे, हम हल करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप बोर्ड एग्जाम देने से पहले इस वीडियो को देखते हैं तो जरूर यह वीडियो आपके लिए क्या होगा, हेल्पफुल होगा। तो आइए इसी कड़ी में हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वह क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें 96 और 404 का क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। और आपको यहाँ पर हम यह भी सिखाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आपको कॉपी को कैसे लिखना है, कैसे भी किसी क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए देखते हैं इसका हल। पहले लिखेंगे कि 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंड करने पे हमें क्या मिलता है, 96 यहां लिखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 8 16, फिर 2 से जाएगा कितने बार में जाएगा, 2 दूना 4 और 2 चौके 8, फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 24 का करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से जाएगा तो यह हो जाएगा 12, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 से जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। यानी 96 का हमारे पास जो अभाज्य गुणनखंड आ गया है वो 2 2 2 2 2 3 आ चुका है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं 404 का। 404 का निकालेंगे तो पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से विभाजित करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा 2 1 कम 2 0 1, फिर उसके बाद देखिए 101 किसी भी संख्या से नहीं विभाजित होगा तो इसका क्या हो जाएगा 101। अब हम लोग क्या करते हैं, इन्हें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 96 का क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है तो हम 2 की पावर कितना लिख देंगे 5, और 3 कितनी बार है, 1 बार है तो यहाँ गुणे 3 के पावर 1, और यहाँ पे लिखेंगे 404 2 कितनी बार है, 2 बार है तो 2 की पावर 2, और 101 कितनी बार है, 1 बार है तो 101 की पावर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो एचसीएफ ऑफ 96 और 404, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड का एचसीएफ किसी भी दो संख्या का कैसे आता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड का न्यूनतम घात का गुणनफल। तो देखिए इनमें उभयनिष्ठ क्या है, 2 है केवल, यानी इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, एक ही संख्या है जो कि उभयनिष्ठ है, तो इसमें जो न्यूनतम घात है वही क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, एचसीएफ होगा। न्यूनतम घात कौन सा है, 2 की पावर 2, तो यानी 2 की पावर 2 मतलब 4, यही क्या हो गया 96 और 404 का एचसीएफ होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 96 और 404, एलसीएम में हम लोग क्या जानते हैं, इसका सूत्र यह होता है कि प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल, और जो कॉमन होता है उसका भी अधिकतम घात का हम लोग क्या लेते हैं, गुणनफल लेते हैं, और जो कॉमन नहीं होता है, उभयनिष्ठ नहीं होता है, उसे उसी प्रकार क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, कॉमन 2 है तो इसमें जो अधिकतम घात है वह लिया जाएगा, यानी 2 की पावर 5 गुणा, उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसे वैसे ही क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, मतलब 3 की पावर 1 गुणा 101 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 मतलब 3 ही होगा, 101 की पावर 1 मतलब 1 ही होगा। तो इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 2 की पावर 5 का कितना हो जाएगा 32 और गुणे 3 यानी 303। अब हम लोग क्या करेंगे, 32 का गुणा क्या कर देते हैं, या 330 का गुणा, 303 का गुणा 32 में करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे 0 और 3 दूना 6, इसका करेंगे तो 3 त्रिक के 9 0, 3 त्रिक के 9 कितना आ जाएगा 6 9 और 6 9, यानी कि हमारे पास जो आ गया एलसीएम 96 और 96 आ गया। तो हमने देखा यहाँ पे कि दो संख्याओं 96 और 404 का एलसीएम कितना आ गया भाई हमारे पास
4 आ गया और इसका एलसीएम कितना आ गया 96 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार के बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर जाइएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का क्या है। सेकेंड क्वेश्चन है 65 और 117 के एचसीएफ को 65m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि से 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि 65 और 117 की जो एचसीएफ है आपको दिखाना है कि इतने के रूप के हैं, यानी इनका दोनों का एचसीएफ क्या होना चाहिए, इतने के बराबर होना चाहिए, और बराबर होने के बाद वहां से आपको m का मान निकालना है। ठीक है, m का मान निकल जाएगा। एक तो यह क्वेश्चन है, साथ ही आपको कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 65 और 117 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, हल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। पहले लिखेंगे 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड करने पे, 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहां लिखेंगे 65 और हमारे पास इसका हो जाएगा 5 से जाएगा भाग, तो 5 एक कम 5 और 5 से 15, फिर 13 से जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और इसके बाद 117 लिखेंगे, 117 में भाग देंगे तो 3 से जाएगा, 3 त्रिक 9 और 3 9 27, फिर 3 से जाएगा कितना हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 त्रिक 9, फिर 13 से जाएगा। यानी कि जो हमने 65 को लिखा है, अतः 65 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 5 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। ठीक है, पावर के रूप में लिख देंगे, और यहाँ पे 117 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो हो जाएगा 3 दो बार है तो 3 के पावर 2 गुणा 13 के पावर 1, 13 एक बार है तो उसके पावर 1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कह रहा है कि इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 65m-117 की क्या है, रूप का है, यानी उसके बराबर है एक तरीके से। तो वहां से m का क्या करना है, आपको मान निकालना है। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ 65 और 117, इसका एचसीएफ कितना आ गया आपके पास। देखिए हम एचसीएफ के लिए जानते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल, तो उभयनिष्ठ कौन है 13 है केवल, इसमें भी 13 इसमें भी 13, और 13 का पावर क्या है 1 है दोनों में, तो ये इसका क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। और इसमें एचसीएफ आ जाने के बाद कहा है कि जो इसका एचसीएफ है वो 65m-117 के रूप का है, तो इसको क्या कर देंगे हम, बराबर कर देंगे 65m-117, तो 117 को इधर लाएंगे तो 13 प्लस कितना आ जाएगा 117 बराबर 65m। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये 0 और यहाँ पर 2 और 1 3 130 65m। तो यहां से m 65 से यह 2 बार में कट जाएगा, 65 गुना 130, तो m का मान कितना आ गया हमारे पास 2, ये हम लोग का पहला मान हो गया। m का मान कितना आ गया 2। अब इसी प्रकार से हमें क्या करना है भाई, सेकंड क्वेश्चन इसमें है कि 65 और 117 का एलसीएम भी आपको निकालना है। तो एलसीएम हम लोग जानते हैं कैसे आएगा हमारे पास, एलसीएम ऑफ 65 और 117 कितना आ जाएगा। एलसीएम के लिए हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल, प्रत्येक गुणनखंड और जो कॉमन होता है उसका अधिकतम घात लेते हैं, और प्रत्येक गुणनखंड में अधिकतम घात का गुणनफल लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा जो कॉमन है पहले उसको देखते हैं, कॉमन है 13 की पावर 1 13 की पावर 1, तो यह 13 की पावर 1 पहला लिखा जाएगा, जो कॉमन रहेगा उसका अधिकतम घात लेते हैं। तो देखिए ये दोनों कॉमन है, चूंकि दोनों का घात समान है तो 13 केवल ले लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कॉमन नहीं रहता है उसको वैसे ही क्या कर देते हैं, लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पे 5 हो जाएगा और गुणा कितना हो जाएगा 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसका गुणनफल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 65 और गुणा कितना हो गया 9, इसका गुणा करेंगे तो 9 5 45 की 5 4 और 9 6 54 54 4 58,
ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, ये हो गया हम लोग का एलसीएम। अब हम लोग क्या करते हैं कि आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। संख्या 510 और 92 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ प्लस एलसीएम होता है। हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और हमें यह भी पता करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल आना चाहिए इनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आना चाहिए, यह हमें निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा। हल लिखते हैं। हल हमारे पास है 510 और 92 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ लिखेंगे 510, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से यहाँ पे पहले भाग देंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 5 10, फिर 2 5 10, फिर उसके बाद 5 से जाएगा तो 6 25 हो जाएगा, फिर 5 1 कम 5, फिर 3 से जाएगा 3 1 कम 3, 3 7 21, फिर 17 से जाएगा। ठीक है, 17 से ही करता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 92 का। 92 का हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास 2 से पहले जाएगा, 2 चौक के 8 हो जाएगा, फिर 2 छक्के के 12, फिर 2 से जाएगा 2 दूना 4, फिर 2 23 23, 23 से ही केवल कटेगा। तो यानी इसका अभाज्य गुणनखंड 510 का क्या है हमारे पास, देखिए 2 एक बार है, 5 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 17 भी एक बार है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, उसके बाद 92 का लिखते हैं। 92 का क्या आएगा हमारे पास, 2 बार है तो 2 की पावर 2 और गुणा 23 की पावर 1, यह भी पावर के रूप में लिख देते हैं। यह एक बार है, यह भी एक बार है, यह भी एक बार है, यह भी एक बार है। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 510 और 92। ठीक है, एचसीएफ क्या आ जाएगा भाई, एचसीएफ में हम लोग जानते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, 2 देखिए इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये दोनों उभयनिष्ठ है, बाकी कोई भी संख्या क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूनतम घात कौन सा है इन दोनों में, 2 की पावर 1, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 510 92, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, प्रत्येक गुणनखंड की अधिकतम घात का गुणनफल और उनमें जो कॉमन होगा उसका भी अधिकतम घात का गुणनफल लेंगे। ठीक है, तो जो कॉमन है उसका अधिकतम घात 2 की पावर 2 और जो कॉमन नहीं है भाई उसको वैसे ही लिख देते हैं। यानी क्या हो जाएगा, गुणे 5 की पावर 1 गुणे 3 की पावर 1 गुणे 17 की पावर 1 गुणे 23 की पावर 1। अब किसी की पावर 1 होता है तो उसका मान वही होता है। ठीक है, पावर क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं, पावर हटा दिए। अब इसका जो गुणनखंड आएगा या फिर गुणनफल आएगा वही हम लोग का क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो इसका गुणनफल क्या आएगा हमारे पास, देखिएगा इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। ठीक है, 20 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो 20 23 60 हो जाएगा। तो हमारे पास 60 गुणा 17 गुणा कितना हो गया 23। ठीक है, 60 गुणा 70 गुणे 23 करते हैं कितना आता है, 23 गुणे 17, 7 त्रिक का 21 के 1 2, 7 दूना 14, 14 दूना कितना हो गया 16 और इसका गुणा करेंगे तो 3, इसका गुणा होगा तो 2, 1 और 6 3 9, 2 1 3, मतलब 391। अब 391 में 60 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा और 9 6 54 के 4 5 आया और 6 त्रिक 18, 18 तो 20, 20 3 23 और यहाँ पे 0 लास्ट में लग जाएगा। उसके बाद देखिए भाई हमारे पास एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आ गया हमारे पास, ठीक, एचसीएफ आ गया हमारे पास। अब इनका क्या आना चाहिए, हमें यह भी दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणा करने पे हमारे पास एलसीएम और गुणे एचसीएफ आना चाहिए। तो देखते हैं इसके आगे क्या होगा हमारे पास।
देखिए इसके बाद हमें दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या हमारे पास कौन कौन सी है, 510 और गुणा कर देंगे उसमें क्या है 92 का, बराबर हमारे पास क्या आना चाहिए एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम हमारे पास क्या है 23, 4 और 6 जीरो गुणे हमारे पास एचसीएफ आया है 2। ठीक है, इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा देखिए 510 गुणा 92। ठीक है, 2 शून्य शून्य 2 एकम 2 5 दूना 10, 9 शून्य शून्य और 9 एकम 9 9 5 45। ठीक है, ये शून्य या 2 या 9 या 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यानी कि कितना आ गया 4 6 9 2 0। इसका गुणा करते हैं 2 शून्य शून्य 6 दूना 12 की 2 हासिल लगा 1 और 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6 2 दूना 4। तो देखिए हमारे पास सिद्ध भी हो चुका है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह उनके एलसीएम क्रॉस एचसीएफ के क्या होता है बराबर होता है। बोर्ड एग्जाम में आपके यह भी क्वेश्चन आया हुआ है, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस पे कई सारे क्वेश्चन जो है कि एग्जाम में बन जाते हैं। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जाएंगे तो आप क्या कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप जब भी बोर्ड एग्जाम देंगे इस प्रकार का क्वेश्चन हर एक ईयर आपसे पूछ लिया जाता है कि अंडर रूट में सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है, या आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि अंडर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, या तो आपसे कभी यह पूछ लिया जाता है कि अंडर रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, या तो यह पूछ लिया जाएगा अंडर रूट में 7 एक अपरिमेय संख्या है, या 2 अंडर रूट में 7। इस प्रकार से कई सारे क्वेश्चन इस पे फिक्स होते हैं कि यह बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है, और जैसे इसको सॉल्व किया जाएगा वैसे इन तीनों को भी क्या किया जाता है, हल किया जाता है। तो आप इसके सॉल्यूशन को यदि अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके सॉल्यूशन को आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका हल कैसे लिखते हैं। देखिए हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम यह मान लेते हैं कि अंडर रूट में 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिखेंगे कि माना अंडर रूट में 2 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि अंडर रूट में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या लिखा हुआ है, परिमेय संख्या है। तो आपको यह पता होना चाहिए परिमेय संख्या मतलब कि वह संख्या जिसे हम p/q या कि a/b के रूप में लिख देते हैं, वह संख्या हमारी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। और जो नीचे a होता है हम लोग का, b होता है, वह क्या होना चाहिए, कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 2, यदि यह परिमेय संख्या होगा तो इसे हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, a b सअभाज्य होने चाहिए, सअभाज्य संख्या होनी चाहिए, और सअभाज्य संख्या होनी चाहिए। साथ ही साथ b कभी भी क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। सअभाज्य संख्या क्या होती हैं, संख्याओं का वह युग जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सअभाज्य संख्याएं बोलते हैं। यानी कि हमारे पास जो यह संख्या हो a और b, इसको केवल एक संख्या यानी 1 काटे और कोई और संख्या नहीं काटता है, तब यह संख्या a और b क्या कहलाता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। तो इसी से ही हम लोग यह सिद्ध कर पाते हैं कि अंडर रूट में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए देखते हैं, यदि इतना हमने लिख दिया, अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो a² में क्या हो जाएगा, b²। ठीक है, इसको लिखेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, 2b² = a²। ठीक है, अब आपके पास एक प्रमेय आपको सिखाया गया होगा, वो प्रमेय आप सीखिएगा। जैसे कोई संख्या p है, कोई अभाज्य संख्या p है, यदि वह संख्या क्या करता है, यदि अभाज्य संख्या किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करता है तो यही अभाज्य संख्या क्या करेगा, इस संख्या को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या हो गया 3। ठीक है,
यह 3 क्या करता है, 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 6 का स्क्वायर मतलब 36। ठीक है, यदि यह 3 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है तो यह 3 जो संख्या है इस 36 को भी विभाजित करेगा। यह हम लोग के प्रमेय के द्वारा ही हम यहाँ पे अगली लाइन लिख पाएंगे। ठीक है, आपका प्रमेय यही है कि यदि कोई अभाज्य संख्या यदि a स्क्वायर को विभाजित करता है तो वही अभाज्य संख्या उस संख्या को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पर आप देखेंगे कि आप इसको लिख पाते हैं क्या, आप इसको लिख पाएंगे कि यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपन 2। तो आप कहेंगे कि यदि 2 जो है ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। यदि 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 ए को भी विभाजित करेगा। यदि 2 ए को विभाजित करता है, मान लीजिए आप कहिए कि 2 क्या करता है, ए को विभाजित करता है, 2 ए को विभाजित करेगा तो उसका कोई भागफल आएगा, मान लेते वो भागफल क्या आता है, सी आता है। ठीक है, यदि 2 ए को विभाजित करेगा तो उसका कोई भागफल क्या आएगा, सी आएगा। 2 यदि a को विभाजित करेगा तो उसका भागफल c आएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं a बराबर 2c। a बराबर हमने क्या लिख दिया, 2c। आप इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, 2 और इसको मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा, समीकरण 1 और 2 से देखिए a का मान है 2c, यह मान उठाकर इस समीकरण में रख देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे 2b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर। 4c स्क्वायर, अगली लाइन देखिएगा भाई, अगली लाइन हम लोग की होगी हो जाएगी कि यानी कि 2b स्क्वायर अपॉन में लिख सकते हैं 4 इक्वल टू c स्क्वायर। यह 2 इसको काटेगा, आ जाएगा हमारे पास 2, तो यहाँ b स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, 2, देखिए c स्क्वायर। अब देखिए भाई, यही जो 2 संख्या हमारे पास अभाज्य संख्या, यह तो a स्क्वायर को अभी विभाजित कर रहा था यहाँ पे, अब यही 2 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को भी विभाजित कर रहा है। यानी यहां हम कह सकते हैं कि यदि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 b को भी विभाजित करेगा। तो यदि 2b को भी विभाजित करता है, 2a को भी विभाजित करता है, लेकिन हमने यह मान रखा है पहले ही कि a और b सहभाज्य है, यानी उनके बीच में एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड अभी नहीं मिलना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो a और b को भी विभाजित कर दिया, तो यानी कि a और b क्या है, सहभाज्य नहीं है। तो हम यह कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर क्या मिलता है, विरोधाभास मिलता है। बस अब हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि अब हम यहाँ पे 2 लाइनें लिख देंगे, बस हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिद्ध हो जाएगा कि यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ अतः यह विरोधाभास मिलता है कि a और b अभाज्य संख्या है। इस प्रकार
हम कह सकते हैं कि अंडर रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग का प्रूफ हो चुका है, यहीं पे हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। जैसे इसका हमने प्रूफ बताया है, ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हैं, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 5, इन सभी का प्रूफ कर सकते हैं। एकदम सेम टू सेम इसी प्रोसेस में होता है। बस आपको क्या करना है, जहां पे चेंजेस आएंगे स्क्वायर करने पे और इनके मान में, बस उन मान को क्या करना है, बदलना है, ठीक है। और इनसे एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स आता है, हर एक बोर्ड एग्जाम में, हर एक पेपर में आप देखेंगे कि इनसे क्वेश्चन बना ही बना है। तो यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है, मतलब यह अलग है, यह अलग है। हमें व्याख्या करना है कि यह दोनों क्यों भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होता है, पहले इसको हम लोग जान लेते हैं। भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जो स्वयं से और एक से और अन्य किसी संख्या से विभाजित होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हमारे पास 6 है, कोई संख्या, इसे हम भाज्य संख्या कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह संख्या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। यानी कि यह संख्या क्या होता है कि 1 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है और अन्य किसी संख्या से भी कटता है। तो इसलिए हमने 6 को कह दिया क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यहाँ पर भी यह दिखाना है कि यह जो संख्या है हमारे पास दी हुई है, यह एक संख्या है। इसे आप सॉल्व करेंगे, गुणा करेंगे और इसे जोड़ेंगे तो कोई ना कोई संख्या आएगा। वह जो संख्या आएगा हमें वह चेक करना है कि वह संख्या क्या है, एक भाज्य संख्या। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे लिखना है हल। यहाँ लिखते हैं दिया है क्या दिया आपके पास, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में दिया है हमारे पास 13। तो देखिए 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है, 13 कॉमन हो सकता है, बाहर निकल सकता है। यहाँ 13 लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 गुणा 11 और यहाँ पर बचेगा 13, बाहर निकल गया तो 1 और प्लस यह भी 13 बाहर निकल गया तो 1, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 13 और गुणा, देखिए 7 का गुणा 11 में करेंगे क्या आएगा, 77 और यहाँ पर क्या है, उसका गुणा 1 में होगा तो वही आएगा संख्या प्लस 1, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 77 और प्लस 1 कितना हो गया, 78। एक तरीके से देखिए यहाँ से क्वेश्चन यदि हम हटाते हैं तो मान लेते हैं कि इसको हल करने पे कोई भी जो भी संख्या आएगी, यहाँ पर जो भी संख्या आती है उस संख्या का ही तो यह गुणनखंड है, उस संख्या का ही यह क्या है, एक प्रकार से गुणनखंड है। यानी कि वह संख्या 1 से तो कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, वह संख्या 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी। वह संख्या क्या होगी, 13 से भी कटेगी, 78 से भी कटेगी। जैसे हमारे पास 6 एक संख्या है, यह संख्या का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणा 3। यानी कि जो इसका गुणनखंड आता है वह संख्या क्या होती है, उससे भी कटती है। देखिए 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पर संख्या आती है वह संख्या क्या होती है, 13 से भी कटती है, 78 से भी कटती है, स्वयं से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी। यानी यह हमारे पास जो संख्या दी हुई है, जो भी संख्या उसे हल करने पाएगा वह क्या, एक प्रकार से भाज्य संख्या है। आप उस संख्या को निकाल कर भी हल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पर आप बस लिख दीजिए कि अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह क्या है, एक भाज्य संख्या। इसी प्रकार से सेम टू सेम हम क्या करेंगे, इसको भी चेक करेंगे। इसमें भी देखेंगे क्या इस प्रकार से उसका गुणनखंड बन रहा है। यदि गुणनखंड बनता है तो अभी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट हम लोग का है कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। देखिए इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए प्लस की चीजें उधर से अलग है और गुणा की चीजें इधर से अलग है। यानी प्लस क्या कर रहा है, दो चीजों को अलग अलग प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे।
तो इस गुणा वाले भाग में से 5 दिख रहा है और प्लस वाले में भाग में 5 दिख रहा है, तो 5 को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन कर सकते हैं। यहाँ पे 5 बाहर हो गया, बचा क्या 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2। एक तो उसी प्रकार से गुणा करेंगे तो वही मान आने वाला है, ठीक है। तो ये हमारे पास बचा 5 उधर से कॉमन हो चुका है बाहर, तो बचा हमारे पास क्या 5 गुणा। देखिए इसको हल करेंगे तो 7 6 42 और इसको हल करेंगे तो 12 4 3 12 और 12 दूना कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 42 गुणे 24 करते हैं तो क्या आता है हमारे पास 4 दूना 8 4 चौक के 16 2 दूना 4 और यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ठीक है। 8 और 6 4 10 शून्य और 8 1 9 1 10 यानी 1008। 5 गुणा आ जाएगा 1008। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सेम टू सेम जैसे इस संख्या का गुणनखंड हुआ था वैसे इसका भी 2 गुणनखंड आ गए हैं। यानी कि इस संख्या को हल करते हैं तो कोई संख्या आएगी, वह संख्या क्या होगी, इनके गुणनखंड से भी कटेगी, यानी 5 से भी कटेगी, 1008 से भी कटेगी और सेल्फ से भी कटेगी, स्वयं से भी कटेगी, 1 से भी कटेगी। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं ये जो दिया गया संख्या हमारे पास है वह क्या है, एक प्रकार से भाज्य संख्या है। तो बस यही लिख दीजिए कि अतः यह एक भाज्य संख्या है। यह क्या है, एक भाज्य संख्या है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्ध कीजिए कि 5 अंडर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, आप लोग देखिए इसे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यदि यह एक अपरिमेय संख्या है तो इसको सिद्ध करने का एक ही तरीका हमने आपको बताया है कि पहले हम इसे मान लेंगे क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। यानी कि हम यहाँ लिखेंगे कि हल में 5 ऐसे लिखिए माना 5 माइनस अंडर रूट में 3 एक परिमेय संख्या है। यह एक परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखिएगा 5 माइनस अंडर रूट में 3 बराबर a/b, जहां पर क्या होगा a, b सभाज्य संख्या होगी, सभाज्य संख्या होगी, सभाज्य संख्या, ठीक है। और क्या होगा b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, b कभी भी क्या होगा 0 के बराबर नहीं होगा। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक ही चीज ध्यान देने वाली बात है, हम बहुत लंबे में इसे नहीं प्रूव करेंगे, बस आपको कई सारी चीजों को यहाँ पे ध्यान देना है। कई सारी चीजों को आप जानते भी, यहाँ पे आप जानते हैं कि अंडर रूट में 3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। अंडर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ से आप क्या करिए कि यहाँ लिखिए अंडर रूट में 3 विथ माइनस, यहाँ पर क्या लिख दीजिए 5 को इधर लिख दीजिए, a/b इधर हो जाएगा -5। अब -3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए, तो इधर +3 अंडर रूट में 3 हो जाएगा और माइनस इधर क्या हो जाएगा -a/b और +5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं पर आ जाती है हम लोग की कि -a/b + 5 यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या होगी। इसको जब भी हल किया जाएगा तो यह संख्या जो हमारे पास आएगी यह एक परिमेय संख्या होगी और यहाँ पे अंडर रूट में 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या एक अपरिमेय संख्या किसी परिमेय संख्या के बराबर हो सकती है, कभी नहीं बराबर हो सकती है। तो बस यहीं पे हम 2 लाइन लिख देंगे कि -a/b + 5 एक परिमेय संख्या है तथा अंडर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि 5 माइनस अंडर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है।
ये हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका प्रूफ हो जाएगा। आप कक्षा 9 में भी यह पढ़ चुके हैं कि जब कभी भी एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाता है तो हमें एक अपरिमेय संख्या मिलता है। आपको वहां पे कक्षा 9 में बताया जा चुका है कि एक अपरिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या के साथ जोड़ा या घटाया जाएगा तो हमें मिलेगा क्या, एक अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आपने क्या किया, उसे प्रूफ भी कर दिया। ठीक है, तो आइए यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इतने जो क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं इस पे यदि आप बेस्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा। इतने क्वेश्चन पे आप बेस्ट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको केवल लगा लीजिए। ठीक है, यहीं पे हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आपसे मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसका सेकेंड चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन सभी को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।